कॉन्फ्रेंस में, जिसका नाम दिया है तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, और इसका मकसद है कि हम लोगों में तालीम को फैलाएं, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये दरभंगा का ही नहीं, बल्कि अगर पूरे बिहार पर नजर दौड़ाएं तो बिहार के ही चंद बड़े गांवों में से एक है। और यहाँ पर ये मदरसा तालीम को बढ़ाने में अपना काम कर रहा है। इसलिए जब यहाँ का न्योता मुझको मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने उसको तत्काल मंजूर किया। और आज आपके बीच में हाजिर होने का मौका मिला है। यहाँ का जब कार्यक्रम बन गया तो आज ही के दिन हमने सोचा कि दरभंगा जिले के तमाम विकास की योजनाओं के शिलान्यास का, उद्घाटन का ये कार्यक्रम आज ही के दिन दरभंगा में रखा जाए। तो हम आज इस कॉन्फ्रेंस के बाद जाएंगे और दरभंगा में एक और कार्यक्रम होगा जहां पूरे जिले के विकास की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का काम होगा। लेकिन आज हम आपके बीच में उपस्थित होकर बहुत खुश हैं। उसका कारण सिर्फ यही नहीं है कि सुबह सुबह आपने मुझको खूब बढ़िया से स्वागत किया, बल्कि मुझको खुशी इस बात की है कि आप वही काम कर रहे हैं जो हमारी हुकूमत करना चाहती है और हम ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं। देखिए, अपने बिहार में हमारी क्या पूंजी, हमारी सबसे बड़ी पूंजी है हमारे लोग। जो लोग हैं बिहार के अवाम, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है। और अगर हम अपने लोगों को पढ़ा दें, हुनर सिखा दें, उनको ज्ञान दे दें, शिक्षा दे दें, और अगर उनके स्वास्थ्य की हम चिंता करें, सेहत की उनकी चिंता करें, तो मुझको नहीं लगता है कि इसके बाद किसी को किसी प्रकार की मदद की जरूरत है। क्योंकि बिहार के लोग इतने मेहनती हैं और इतने बुद्धिमान हैं, तेज हैं दिमागी तौर पर, कि अगर तालीम का इंतजाम कर दिया जाए और उनके सेहत का ख्याल रखा जाए तो इस देश में कोई बिहारियों का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि तालीम का खूब फैलाव हो, सबको पढ़ाया जाए, सबको शिक्षित बनाया जाए, हुनरमंद बनाया जाए और सबके स्वास्थ्य की चिंता की जाए। यही हमारा सोच है और इसी में हम लगे। आज इतने बड़े पैमाने पर बिहार में जो काम हो रहा है, जो हमारे स्कूल है जो बंद पड़े मास्टर के अभाव में, उनको चालू करने के लिए बड़े पैमाने पर हमने टीचर की बहाली शुरू की। और जो स्कूल है उसमें कमरे नहीं, खुले आसमान में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमने तय किया कि सभी बच्चे ठीक ढंग से अच्छे कमरों में पढ़ सकें, धूप और वर्षा से बच सकें। तो हमने ये तय किया कि जो भी हमारा प्राइमरी स्कूल है उसमें कम से कम 7 कमरा हो और उसकी घेराबंदी भी कराई जाए। वहां पर शौचालय का भी इंतजाम होगा और चापाकल लगाया जाएगा, शुद्ध पानी उसको मिले पीने के लिए। ये सोच करके हमने अपना काम शुरू किया और जहां जहां स्कूल की जरूरत है वहां नया स्कूल को एक ही साल में हमने 10,000 नए स्कूलों को मंजूर किया। 2 लाख से ज्यादा टीचर का, शिक्षकों की बहाली हमने शुरू की। अभी एक चरण पूरा हो गया है,
लगभग 1-8 लाख टीचर और बहाल किए जाएंगे। तो प्राइमरी स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में इतना, और जो मिडिल स्कूल बनेगा उसमें 10 कमरा बनेगा, 10 कमरा। और उसी तरह से 4 दीवारी, दिन का भोजन दिया जाता है, ठीक ढंग से उसका भोजन बने। आज क्या हालत से स्कूल चलता है, अगर कहीं भोजन बन रहा है तो लड़का से बर्तन लेकर के जाता है, उधर मास्टर लोग, वहां बनेगा दिन का भोजन और समय पर बच्चों को खिला दिया जाएगा ताकि पढ़ाई में कोई बाधा ना। तो हम स्कूल को ठीक कर रहे हैं, हाई स्कूल को भी ठीक कर रहे हैं, उनके भी भवन गिरे हुए हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए और कमरा बनाने के लिए हम उसमें मदद दे रहे हैं। उसी प्रकार से अब जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया, अब कौन कौन पिछड़ा हुआ, इसका हमने अध्ययन किया। ध्यान, हम लोगों की सरकार नहीं बनी थी उसके पहले माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस जो बिहार का है, माइनॉरिटी कमीशन क्षमा कीजिएगा, उसने एक सर्वे कराया और पटना की एक संस्था है आदरी, उसके माध्यम से उसका सर्वे कराया गया। अल्पसंख्यकों की क्या हालत, खास करके मुसलमानों की क्या हालत है, तालीम में, रोजगार में, स्वास्थ्य में, सेहत में क्या हालत। अब वो रिपोर्ट आ गई, वो रिपोर्ट बड़ी मेहनत थी, उस रिपोर्ट पर कुंडली मार करके लोग बैठ गए, उस रिपोर्ट को पाया नहीं किया। हमको कहीं से वो रिपोर्ट मिल गई, वो जब रिपोर्ट मिल गई तो उसको हमने देखा, हमने कहा ये तो लोग भयानक स्थिति है। एक तो बिहार में भी तालीम के मामले में हम बहुत पिछड़े हैं, ऊपर से इसमें जो मुसलमान लोग हैं वहां तालीम और ज्यादा कम है, सबसे कम पढ़े लोग हैं, गरीबी बहुत ज्यादा है, रोजगार उनके पास नहीं है, काम धंधा उनके पास नहीं है। और हम लोग तो मालूम है गरीबी का आलम यह है कि कितने मुसलमान परिवारों में चूल्हा जलाने के लिए वहां के परिवार के लोगों को, परिवार के मुखिया को अपना खून बेचना पड़ता। ये हालत है। तो इस रिपोर्ट को तो दबा दिए। उसी समय हमने चुनाव के पहले ही अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए हमने 10 सूत्री कार्यक्रम बनाए। उसको हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जारी किया। और जब हमारी सरकार बन गई, गठबंधन की सरकार है, और इस सरकार का जब हम एजेंडा बनाने लगे तो हमने उस एजेंडा में भी यहाँ के अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम को हमने अपने सरकार के कार्यों का अंग बनाया। और आज हमारे सरकार का अंग है ये तो 15 सूत्री कार्यक्रम प्रधानमंत्री का चलता, वो अपनी जगह पर चले। जितने भी कमिश्नरी के सब लोग सिर्फ साक्षर नहीं बने, सिर्फ अक्षर का ज्ञान हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं वो काबिल बने, वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े। तो इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। स्वास्थ्य के लिए उसी में हमने कहा कि उनके सुरक्षा की गारंटी होगी, हर हालत में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा जाएगा। और आज मुझे खुशी है कि 25 महीना हो गया और इस बिहार में एक भी सांप्रदायिक फसाद नहीं हुआ है बिहार। और ये कारण है कि आज जो बिहार के वातावरण, यहाँ जो माहौल बना है, मोहब्बत का माहौल बना है, हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल बना, अलग अलग जातियों में सौहार्द का माहौल बना। और हम आपसे यही गुजारिश करें कि ये जो माहौल बना, इस माहौल को बनाए। और हमको मालूम, खास करके दरभंगा के इलाके में कुछ लोगों के द्वारा बड़ी कोशिश हुई तनाव पैदा करने, फसाद कराने की कोशिश की, लेकिन मैं सबको इसके लिए बधाई देता हूँ, हिंदू मुसलमान सबको इसके लिए बधाई देता हूँ। और खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को मैं इसलिए खास तौर पर बधाई देता हूँ कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी उनको दिखाई पड़ी या उनके नजर में कोई बात आई तो कुछ बोलने के बजाय उन्होंने सिर्फ सीधे हमारे यहाँ खबर दी, और हमारे यहाँ जब खबर देगी तो सरकार नहीं कर रही। तो हमको मालूम आप सबके सहयोग से ये बिहार का वातावरण बना। तो हम हर हालत में इस वातावरण को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध और इससे कायम रखें। यही नहीं, जितने भी विवाद के विषय होते हैं, कब्रिस्तान, उसको कब्जा किया जाता है। हमने एक मुफ्त कहा कि साहब जितने कब्रिस्तान
उनकी पैमाइश करा करके, उसका सर्वेक्षण करा करके वो सब की घेराबंदी करा दी है। आज हमारे कुछ विरोधी लोग हैं जो दिल्ली में गद्दी पर बैठे हुए, एक जो हमने अखबार में देखा, प्रोग्राम अपनी जगह पर है, जो 15 साल में एक कदम भी आगे आप नहीं बढ़ पाए। ये हमने अपना प्रोग्राम बनाया, राज्य सरकार के पैसे से हमने अतिरिक्त इसके लिए आवंटन किया। इसी साल हम 40 करोड़ खर्च करना चाहते, और ये पूरा का पूरा जितना है सबकी घेराबंदी करा के जितना भी पैसा लगेगा, आज का एक आंकलन है, लगभग 350 से 400 करोड़ के बीच में पैसा लगेगा, वो हम खर्च करेंगे। हम दिल्ली के भरोसे नहीं बैठेंगे। तो हम वो काम जो लोगों के जेहन में बात बैठी रहती है, हमने उसको समझा और उसके हिसाब से हमने अमल करना चाहिए। भागलपुर में इतना बड़ा धंधा हो, हमने उसी तत्सूत्री कार्यक्रम में ये कहा कि भागलपुर के दंगा पीड़ितों को हम न्याय दिलाएंगे। भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। वो रेशम नगरी के नाम से भागलपुर जाना चाहता, वो उजड़ गया था भागलपुर, उसको फिर से बनाने की बिजली का जो कनेक्शन कटा हुआ था, हमने नए सिरे से दिया। उनके ऊपर जो कर्जा था, उसका मूलधन बिहार सरकार ने जमा किया और बैंकों को कहा कि आप सूद की रकम माफ कीजिए, और इस प्रकार से हमने उनको कर्ज मुक्त किया। उनका रोजगार और धंधा फिर से शुरू हुआ। फिर हमने एक कमीशन बहाल किया। पुराना जांच कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन हमने देखा कि उसमें कई सारी बातें नहीं है, तो हमने एक नया जांच कमीशन बनाया। और जांच कमीशन को हमने कहा, जब हमारी सरकार बनी तो हमने देखा कि ये जो दंगा से संबंधित मुकदमे हैं, इनका क्या हाल है, कितनों में ट्रायल हुआ, कितनों में सजा हुई। हमने CID विभाग को लगाया, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो पुलिस पदाधिकारियों को हमने जांच कर दिया, तो उसने पाया कि बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जिसमें साक्ष्य था, एविडेंस था, लेकिन उस मामले में अंतिम रिपोर्ट दे दिया गया था और दंगाइयों को बचा दिया गया। ऐसे 29 मामले पहली नजर में CID को मिले। उन 29 मामले को भागलपुर और बांका का मिलाकर के 29 मामला, उसमें बांका अलग जिला नहीं था, भागलपुर, उसको मिला करके अदालत से इजाजत लेकर के उस मामले की फिर से हमने छानबीन कराई। छानबीन कराने के बाद जिसमें साक्ष्य था, उसके हिसाब से उस पर चार्जशीट हुआ। और एक मामले में, तो जिस मामले को पिछली सरकार ने बंद कर दिया, उस मामले को न सिर्फ खुलवाया बढ़ गया, बल्कि उसमें सजा भी लगी। अब आप बताइए, तो हमने तो कहा था कि हम दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे, हमने न्याय दिलाना शुरू, लोगों को सजा मिलनी शुरू। और यही है, हमने जो जांच कमीशन बनाया उसमें कहा कि ऐसे और कितने मामले जिसमें सब कुछ सबूत रहने के बाद भी छोड़ दिया गया, दंगाइयों को बचाया गया, ये वो काम कर रहा। दूसरा हमने कहा कि लोग उजड़ गए, उनको किस प्रकार का मुआवजा दिया जाए जिसमें वो बच सके। हमारी सरकार बनी कुछ दिन के बाद हमने एक कमीशन बहाल किया और प्रधानमंत्री जी से मिले, और हमने कहा कि 84 के सिख विरोधी दंगे के तर्ज पर भागलपुर के दंगा पीड़ितों को विशेष मुआवजा मिलना चाहिए। हमने वहां से कि भाई और मामला आप जांचिएगा, पहले मुआवजा की बात उनको बताएं, और मुआवजे के बारे में जांच आयोग ने कहा, अनुशंसा की कि 84 के सिख विरोधी दंगे के भागलपुर के दंगा पीड़ितों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। हमने उनकी रिपोर्ट को स्वीकार करके केंद्र को सिफारिश कर दिया कि अब तो आप कीजिए, अब तो जांच कमीशन की रिपोर्ट किया गया। लेकिन जांच कमीशन की रिपोर्ट में 84 के सिख विरोधी दंगे के समान मुआवजा मिलना है, तो उसमें राज्य सरकार के ऊपर भी एक जवाबदेही आती है। वो जवाबदेही क्या है? जो दंगा पीड़ित परिवार है उसको पेंशन दे। हमने कहा कि जो हमको करना है हम तुरंत करें। जिस दिन जांच रिपोर्ट हमको मिली, उसी दिन के कैबिनेट में हमने उसको मंजूर किया, और जो भी दंगा पीड़ित परिवार थे उनको 2500 रुपया प्रति माह पेंशन का हमने फैसला कर दिया। और आज सितंबर महीने से उनको पेंशन की राशि जोड़ करके बैंक में अकाउंट खुलवा करके राज्य सरकार ने जमा कर दिया, ताकि वो हर महीने कम से कम वो 11
इतनी मदद पा सके ताकि बाकी जिंदगी वो किसी प्रकार से गुजार। तो ये सब काम हमने किया। तो जो 10 सूत्री प्रोग्राम है, न सिर्फ हमने उसको माना, उसकी घोषणा की, बल्कि उस पर अमल करना प्रारंभ किया। तो हम इस प्रकार से समाज के सभी तबकों के साथ न्याय करेंगे। और ये तालीम, उसी में ये बात आई कि बिहार पिछड़ा है, उसमें खास करके मुसलमानों में तालीम की और ज्यादा कमी। तो हमने कहा कि हम बढ़ावा देंगे, और बढ़ावा देने के लिए हमने क्या किया, हमने तय किया अभी मौलाना आजाद साहब की जयंती थी, पिछले बार मांग हुई थी हमारे सामने कि इसको शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। हमने केंद्र से कहा कि इसको ऐसा कीजिए, और हमने ये भी कहा था कि केंद्र अगर नहीं भी करेगा तो राज्य सरकार राज्य के अंदर मौलाना आजाद साहब की जयंती को शिक्षा दिवस के रूप में मनाएगी। और इस साल हमने उसको शिक्षा दिवस के रूप में मनाया, और उस दिन जब समारोह हुआ उसमें हम गए और उसी में हमने ऐलान किया ये जो पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, क्योंकि मुस्लिम समाज में वो और पिछड़े हुए शिक्षा, इससे उनको टेक्स्ट बुक भी हम मुफ्त में देंगे। जैसे लड़कियों को देते हैं, दलितों को और आदिवासियों को देते हैं, उसी प्रकार से टेक्स्ट बुक इनको भी दिया जाएगा मुफ्त में पाठ्य पुस्तक। और दूसरा हमने कहा डिवीजन से उसको 10,000 रुपया का हम प्रोत्साहन राशि देंगे, ताकि सब बच्चे के मन में ये जज्बा पैदा हो कि हम खूब मेहनत करके पढ़े, ताकि हमको वजीफा और ये पुरस्कार हमको मिल सके। वो किया यही नहीं, हमने ये कोशिश की कि अगर वो कोई पढ़े आगे तो कोचिंग करे, प्रोफेशनल कोर्स में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, डॉक्टरी में पढ़े, की पढ़ाई करे, और उसके लिए वो परीक्षा में जब बैठेगा, एडमिशन की परीक्षा में बैठेगा, तो उसको चाहिए पास करना। और पास करने के लिए जरूरी है उसका कोचिंग, तो कोचिंग में इनका कराया जाए। इस प्रकार से हमारी ये कोशिश है कि हम इतना बढ़ावा दें ताकि ये भी मुख्य धारा में आ सके और शिक्षा के मामले में आगे बढ़े। दूसरा कौन सबका सबसे पीछे, मुसलमान के अलावा दलित है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, और दलितों में भी महान दलित और पिछड़ा, उनके लिए अलग आयोग बना करके हम उसका कार्यक्रम बना रहे हैं। और इन समूह के अलावा देखा कि सबसे पिछड़ा कौन है, लड़कियां। महिलाओं में तालीम की और कमी, इसलिए उनके तालीम को बढ़ावा देने के लिए हमने तय किया कि बच्चियां स्कूल में जरूर जाए। 5वीं क्लास तक तो किसी प्रकार से लोग पढ़ा देते हैं, स्कूल है, नाम लिखा देते हैं, लेकिन 6वीं में वो जब जाती है तो लोग नाम नहीं लिखा, घर ही आ जाते हैं। हमने महसूस किया कि इसका एक कारण है कि जो ज्यादातर परिवार के पास ये क्षमता नहीं है, और 6ठी क्लास में पहुंचते पहुंचते लड़कियों को ठीक ढंग से तन रखने के लिए पोशाक चाहिए, और गरीब माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं, इसलिए वो अपनी बच्चियों को घर में ही रहने देते हैं, बाहर नहीं देते। वैसी हालत में हमने निर्णय लिया कि बच्ची चाहे जो भी हिंदू या मुसलमान, अगड़ा हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित या महादलित, किसी भी परिवार में बीपीएल हो या एपीएल, कोई परिवार की लड़की हो, अगर वो मिडिल क्लास में नाम लिखाएगी तो साल भर में 2 जोड़ा पोशाक, 1 जोड़ी जूती और 1 कंधा में लटकाने के लिए है। इसके लिए 700 रुपया हर साल हर बच्ची को हम देंगे, और ये निर्णय लेकर के इसको लागू किया। अब इसके बाद जब लड़की मिडिल स्कूल पास कर जाएगी, हाई स्कूल में जाएगी, तो हाई स्कूल जाए कैसे, तो जो भी लड़की चाहे जिस प्रकार की हो, अगर वो हाई स्कूल में जाएगी, नाम लिखाएगी, उसको साइकिल खरीदने के लिए सरकार पैसा देगी, ताकि साइकिल पर सवार हो सके, लड़कियां स्कूल जा सकें। शिक्षा को बढ़ाना, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, ये दुनिया ज्ञान की दुनिया है और लाठी की दुनिया नहीं है। हम लाठी में तेल पिलाने के लिए नहीं करते, हम कलम में स्याही डालने के लिए करते हैं, ताकि आप पढ़ना लिखना और आगे बढ़ें। और जो पढ़ लिख लेगा वही आज के जमाने के कंपटीशन में टिक सके, और ये बड़ा जरूरी है। और हमारी सबसे बड़ी पूंजी लोग है, अगर लोग पढ़ जाए और उनके स्वास्थ्य की चिंता हम करें तो ये हमारा कोई मुकाबला नहीं है। तो मुझे खुशी हुई आज यहाँ करके और मदरसा में इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेने का मेरा पहला मौका है, इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आपके बीच में सबसे बोल रहे मैं जाता रहा हूँ, मैंने विजिट किया।
लेकिन इस प्रकार का जलसा, इस प्रकार का तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस करके शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो बात कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है। और जब इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम और यहाँ पर आने के बाद आपने कुछ मांग रखी है तो हम उसको स्वीकार नहीं करें, ये मेरे लिए मदरसे के विकास के लिए जो आप चाहते हैं इसके लिए सरकार धन मुहैया कराएगी। आप इसमें कंप्यूटर भी लगा दें, इसका बिल्डिंग में ठीक ढंग से बना दें, इसमें हमें बड़ी खुशी होगी। इसके लिए हम आपको ग्रांट करने की भी जरूरी आपने मांग किया है 11 लाख 12 लाख, वो 13 लाख 14 लाख 15 लाख जो पड़ेगा तो उतना भी हम आपको देंगे। दूसरी मांग मुझको बड़ी खुशी हुई आपने किया है सेहत ठीक रखने के लिए आपने अस्पताल की बात की। यहाँ स्वास्थ्य उसके लिए पहले से चलता है पूरे आम, इससे यहाँ पर अब 6 बेड का अस्पताल इस गाँव में हम सरकार यहाँ पर एक मांग और अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पुराने ब्लॉक में वहां तक की हालत को हमने सुधारा है। अब इसके बाद अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र तक हम आगे गए। तो यहाँ पर 6 बिस्तर का अस्पताल भी बनेगा, वो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के दर्जा का होगा। हर प्रकार से उसमें डॉक्टर का भी इंतजाम होगा, दवा का भी इंतजाम होगा। और आज तो पहले तो लोग मजबूर थे प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए, हमने जब सरकार बनने के बाद सर्वे कराया तो औसतन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महीने में 39 मरीज रहते, यानी एक दिन में 1 या 2। लेकिन हम लोगों ने जो डॉक्टरों को अच्छी उपस्थिति सुनिश्चित कराई और दवा देना शुरू किया मुफ्त में, जिसके बाद आज औसतन हर महीने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 4,500 लोग जा रहे हैं, यानी डेली 150 से ज्यादा आदमी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य का भी सुधार किया, शिक्षा का सुधार, अगर ये दोनों सुधर गए और सड़क हमको बनाई गई। आज विजेंद्र बाबू आए निचले को लेके आए, यहाँ आप लोग बिजली भरते रहते हैं, अभी यहाँ गए बिजली में पहुंचने, ये हम सबको बता दें। बिजली ऐसी चीज नहीं है कि आज हम चार कल ठीक हो गए, इसमें समय लगे, इसमें तो आपको वक्त देना पड़ेगा। हम सब जगह बोलते, इसमें तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। आज हमारे पास अपना उत्पादन नहीं, हम चिंता दूर करके आगे बढ़ने की कोशिश करना, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसको भी सुधार करेंगे। तो सब प्रकार से यहाँ में सुधार आएगा, अमन चैन है, प्रेम और भाईचारे का माहौल है। और मुझे इस बात की खुशी हुई है कि आपने यहाँ मांग किया स्कूल तक, तो यहाँ पर हर स्कूल के लिए हम लोग स्थापना करेंगे, लड़का लड़की सब चीज है बिहार को मजबूत करना। हिंदी का भी एक चैप्टर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और राज्य सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, दरभंगा के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री चंद्रमोहन राय जी, बिहार सरकार के माननीय पथ निर्माण और पर्यटन मंत्री श्री नंदकिशोर यादव जी, बिहार सरकार के माननीय ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी, किया जा रहा है। और इन सभी योजनाओं की कुल मिलाकर लागत है 1,209 करोड़ रुपए की, 1,209 करोड़ और 2 लाख रुपए। इसके अलावे आज जो ऋण वितरण किया गया है उसकी कुल राशि है 35 करोड़ 1 लाख रुपया। आज के इस अवसर पर
जो निःशक्त लोग हैं उनको साइकिल का वितरण किया गया है। ऐसे 108 लाभान्वित आज हैं। इसके अलावे गरीब भूमिहीनों को पर्चा दिया जा रहा है और कुल भूमि का जो वितरण किया गया विभिन्न लोगों के बीच कुल मिलाकर उसका रकबा है 24 एकड़ 68 डिसमिल। तो इस प्रकार से 4 विभिन्न प्रकार के कार्यों के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में उपस्थित होकर प्रसन्नता हो रही है। ये मिथिला की धरती है। अभी हाल ही में कुदरत का कहर बरपा था। दरभंगा शहर में पानी घुसा था। सारे दुनिया से दरभंगा का संपर्क टूट गया था। मॉरिशस सरकार के निमंत्रण पर हम मॉरिशस गए थे और वहां से लौटकर हम सीधे दरभंगा पहुंचे और पहला व्यक्ति कोई दरभंगा से बाहर से आने वाला अगर साबित हुआ तो मैं ही हुआ और मेरे सहयोगी हुए। आप सबके बीच में आकर आपके दुख तकलीफ को देखकर सिर्फ मैं चला नहीं गया, बल्कि हमने उस बाढ़ को एक चुनौती के रूप में लिया और उसी समय हमने कहा था कुदरत की बाढ़ का असर सबने देखा है। अब हम इतना काम करेंगे, इतना रिलीफ बांटेंगे कि लोग रिलीफ का भी बाढ़ देखेंगे। और मुझे खुशी है कि तेज जिले में 2 करोड़ 45 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए और इस बाढ़ का मुकाबला करते हुए लोगों को राहत पहुंचाया गया, अनाज बांटा गया, नगद पैसा दिया गया, मृतक के परिजनों को सहायता दी गई, सब कुछ किया गया। और जो आज तक कभी नहीं हुआ था, किसानों को भी सहायता दी गई जिनकी फसल का नुकसान 50% से ज्यादा हुआ था। वैसे किसानों को 2 हेक्टेयर तक के लिए 4000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से अगली फसल की तैयारी के लिए राज्य सरकार ने सहायता उपलब्ध कराई। और वो भी आकर के हमने उस कार्यक्रम की शुरुआत ही अपनी तरफ से दरभंगा से ही किया। हम उस दौरान एक ही बार नहीं आए, अनेक बार दरभंगा और राहत का काम चला। और अब हमारा संकल्प है कि इतना सब कुछ करने के बाद जो बाढ़ में जिन लोगों का मकान ध्वस्त हो गया है पूरे तौर पर, हम उनको पक्का मकान बनाने के लिए इंदिरा आवास के तर्ज पर सहायता देने का विचार रखते हैं और उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी चल रही है। हमने बड़ी कोशिश की केंद्र सरकार कुछ मदद दे दे। हम 3 महीना से दिल्ली का चक्कर काट रहे हैं, आज तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो कल हमने मीटिंग की है और अब दिल्ली दे या न दे, अपने बलबूते पर जितने लोगों का मकान पूरे तौर पर ध्वस्त हुआ है उसका मकान बनाने के लिए हम सहायता देंगे। और इसके बारे में भी पूरी योजना कहीं हमने बैठक की, हमारे अधिकारी तैयार कर रहे हैं और हमारी इच्छा है कि इसको साल बीतते बीतते हम उसका ठोस योजना का ऐलान कर दें ताकि जनवरी महीने से वो पैसा बांटने का काम शुरू हो जाए और वो चलता रहे और मई महीने तक सबको दे करके ये काम भी हम निपटा दें। हम लोगों के पास उतना धन नहीं, लेकिन फिर भी हमने बाढ़ का मुकाबला किया, संकल्प के जरिए किया। 2004 में भी बाढ़ आई थी, इस बार 2 करोड़ 45 लाख लोग प्रभावित हुए।
2004 में 2 करोड़ 10 लाख लोग प्रभावित। कितना पैसा खर्चा किया गया? 179 करोड़, मोटा मोटी मान लीजिए 180 करोड़। और हम आज की तारीख तक 1300 करोड़ कर चुके। अभी 500-700 करोड़ रुपया जो पक्का मकान देंगे तो और ज्यादा, ये 2000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा हमारा जाएगा खर्च। ये सब आपके चलते संभव हुआ है। आपने जो विश्वास प्रकट किया, चाहे जो भी परेशानी, हम उसका मुकाबला करेंगे। हमने कहा कि आपके बल पर यह संभव हुआ है। क्यों कहा? सिर्फ इसलिए कहा कि आपने समाज में मोहब्बत का वातावरण पैदा किया, प्रेम का, भाईचारा का माहौल कायम किया, एक अमन का और शांति का वातावरण बिहार में बना। हमको मालूम है दरभंगा के इलाके में दंगा भड़काने की भी कोशिश हुई, हर प्रकार से भड़काऊ काम किया गया, लेकिन यहाँ के मुसलमान हो या हिंदू वो भड़के नहीं। उन्होंने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया और उसका अंजाम हुआ कि जो कुछ दूसरे लोग साजिश करके कराना चाहते थे उसमें नाकामयाब हुए। मैं इसके लिए दरभंगा के लोगों को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं। बिहार भर के लोगों को मैं इसके लिए बधाई देता हूं। उन्होंने अमन और चैन कायम रखा। 25 महीने से हमारी सरकार है, कोई सामूहिक नरसंहार नहीं हुआ है, कोई दंगा नहीं हुआ है। आपस में प्रेम और मोहब्बत का वातावरण हमारी नीति है। हम किसी को छोड़कर नहीं, सबको जोड़कर चलते हैं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगड़ा हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित या महादलित, औरत हो या मर्द, सबको साथ लेकर चलते हैं। और इसके कारण जो आपका समर्थन मिलता, उसी के बल पर बड़ी से बड़ी चुनौती का मुकाबला हम लोग कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं। अभी कहा गया, आजकल हम अखबार में देखते रहते हैं, भाषण सुनते रहते हैं, अखबार में न्यूज पढ़ते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बोरा भर के हमको पैसा दिया। ये सब जो उद्घाटन शिलान्यास का काम होगा, इतना राहत बटेगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि बोरा भर के दिल्ली से पैसा दे रहे। आज तक वो बोरा पैसा भर के पैसा वाला बोरा हमको मिला नहीं। हम बहुत बेचैन हैं देखने के। हम रोज दरियाफ्त लेते हैं, ये जो पार्सल से चला है लगता है कहीं गड़बड़ा गया है, इसका पता गड़बड़ा गया। एयरपोर्ट से अनेमार का जो रास्ता है उसमें और मकान सब भी है, तो हम जांच पड़ताल भी करवा रहे हैं कि कहीं दूसरा जगह तो पैसा नहीं चला गया। हम उससे परहेज करते हैं। जब लोग बहुत चिढ़ाते हैं तो उसका जवाब दे देते हैं। और आज तक बाढ़ राहत में जो भी काम किया गया, बिहार के खजाने से काम किया गया। अभी तक दिल्ली का पैसा नहीं आया। हम रोज कागज भेज रहे हैं, रोज क्वेरी होता है, परीक्षा, ये भेजो वो भेजो। कल भी हमने समीक्षा की है, कई परीक्षा का जवाब भी भेज दिया है, जिसके बाद भी अब तक नहीं आया। हमें उम्मीद है कि आएगा। कहां जाएगा? हमारा हिस्सा है, कोई कृपा नहीं है। और अगर हमको हमारा अधिकार और हमको हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा तो हम आपको बता देंगे कि आपका हिस्सा नहीं मिल रहा है, और तब जो भी होना होगा उसको हम लोग देखेंगे। हम तो शांति से चलते हैं, लेकिन अगर मजबूर किया जाएगा तो हम जनता का आह्वान भी करेंगे विरोध के लिए। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये नौबत आए। कभी हम नहीं चाहेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच में टकराव की नौबत आए। आपको भी जनता ने चुना है, हमको भी जनता ने चुना है। हम सब मिलकर के जनता की खिदमत करें और जनता को लाभ पहुंचाएं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम लोग अपनी तरफ से कभी भी विवाद पैदा नहीं करने की कोशिश करेंगे। उठाइए तो सबसे ज्यादा मिथिला का पिछड़ापन देखिए तो देश में सबसे ज्यादा पिछड़ा बिहार है, और बिहार में भी देखिए तो सबसे पिछड़ा मिथिला का इलाका है। तो हम बिहार का विकास करने की बात करते हैं, तो क्या बिहार का विकास बगैर मिथिला के विकास के संभव है? नहीं संभव है।
जैसे हम कहते हैं देश का विकास बिना बिहार के विकास के संभव है, सचेत है, और यही कारण है कि आज आपके बीच में कुछ योजनाओं को लेकर हम आए हैं। इसी प्रकार से सिलसिला जारी रहेगा। हमारे सामने बाधाएं बहुत हैं, लेकिन हमें मुकाबला करना पड़ेगा। बिजली का संकट चेहरा देखने दीजिए, हमको उनका चेहरा अरे गिरान वाला तो पीछे से आदमी आपको समेट देगा। हम लोगों के बिहार में संकट है अभी स्कूल का, अस्पताल। देखिए स्वच्छता का उपाय क्या? अरे आप शांत रहिएगा, आपको कि आप आके भाषण दीजिएगा। अभी तो बोलना ही शुरू किया, आप इसी में हड़बड़ा रहे। अस्पताल का, सड़क का, पुल पुलिया का, और अब स्वच्छता के लिए भी बड़ी योजना ला रहे हैं। देखिए बीमारी का घर है, खुले में शौच करते हैं और शुद्ध पेयजल नहीं मिलता। अगर खुले में शौच बंद हो जाए और शुद्ध पानी पीने लगे लोग तो 90% बीमारी नहीं हो। इसलिए हम लोग स्वच्छता पर भी ध्यान दें, शुद्ध पेयजल पर भी ध्यान दें। केंद्र सरकार की योजनाएं केंद्र प्रायोजित होगा, क्योंकि केंद्र प्रायोजित योजना में बीपीएल के नीचे रहने वाले लोग हैं, उन्हीं को घर में शौचालय बनाने के लिए अनुदान मिलता है, और अनुदान भी मिलता है 600 रुपये। हम लोगों को लगा कि बढ़िया शौचालय बनाने में 2000 रुपया लगेगा, 600 रुपया केंद्र सरकार दे रही है। तो हमने अपनी तरफ से एक योजना शुरू की है, जिसमें 1100 रुपया और हम देंगे राज्य सरकार की तरफ से। तो दिल्ली का 600 और राज्य सरकार का 1100 मिला करके हो गया 1700, और 300 रुपया श्रम के रूप में लोग अपना लगा लेंगे, और 2000 रुपया में बढ़िया शौचालय बीपीएल वाले बना लेंगे। शौचालय बीपीएल को भी चाहिए और एपीएल को भी चाहिए। जो राज्य में सर्वेक्षण का आंकड़ा है, उसमें 1 करोड़ से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में शौचालय नहीं है। इसलिए बीपीएल के लिए तो हम लोगों ने ये किया, एपीएल के लिए केंद्र का कोई अनुदान नहीं। इसलिए हमने जो अपनी योजना शुरू की है, जिसका नाम है लोहिया स्वच्छता योजना। लोहिया जी के नाम पर क्यों रखे मालूम है? जिन्होंने इस देश में 50 के दशक में ही ये सवाल उठाया था, महिलाओं की दुर्दशा देख करके। महिलाएं सवेरा होने के पहले बाहर जाती हैं और अंधेरा होने तक इंतजार करती। ये उनकी दो स्थिति, सड़कों के किनारे शौच करती है, अगर कोई गाड़ी आवे उनको उठना पड़ता। ये दुर्गति देख करके लोहिया जी ने उन दिनों कहा था कि घर घर में शौचालय का निर्माण होना चाहिए, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर केंद्र सरकार महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण करा दे तो मैं कांग्रेस का विरोध करना छोड़ दूंगा। आज तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन ये पहले नेता थे देश में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो हम सब लोगों के प्रेरणा पुंज हैं। उनका ये सोच था सबसे पहले, इसलिए उन्हीं की स्मृति में और उन्हीं के नाम पर हमने इस साल 24 नवंबर को लोहिया स्वच्छता योजना शुरू की है, जिसमें बीपीएल वालों को केंद्र का 600 रुपया के अलावे 1100 रुपया प्रति परिवार देंगे, और एपीएल वालों को केंद्र का कोई पैसा नहीं मिलता है। इसलिए राज्य की तरफ से उनको 1500 रुपया शौचालय बनाने के लिए अनुदान देंगे, ताकि घर घर शौचालय बन जाए। पावर सब स्टेशन बन रहा, ग्रिड का निर्माण किया जा रहा है जगह जगह, पुराने तार बदले जा रहे हैं, गांव गांव में ग्रामीण विद्युतीकरण ट्रेंड पाइप की योजना है, 90 उनका 10 हमारा, इसके अलावा राज्य की और योजनाएं। ये सब से हम लोगों ने काम शुरू किया। अब ये जो ग्रामीण विद्युतीकरण है, ये भी जो केंद्र की योजना है, वो है 1 फेज का लाइन देने का।
हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा है और 2 बार 3 बार हम चर्चा भी कर चुके। हमारे ऊर्जा मंत्री जी केंद्रीय बिजली मंत्री से बात कर चुके, शिंदे साहब से, कि भाई सिंगल फेज का बिजली है, गांव के लोग पंखा चलाने के लिए और बत्ती जलाने के लिए ही बिजली नहीं चाहते, बल्कि उनको कृषि के काम के लिए, सिंचाई के काम के लिए बिजली चाहिए। डीजल महंगा है और दूसरा छोटा मोटा कुटीर उद्योग के लिए चाहिए। आज धान कूट के चूड़ा बनाना है, 1 फेज से काम नहीं चलेगा, 3 फेज का कीजिए। और जब तक वो 3 फेज पर निर्णय लेंगे तब तक हमने निर्णय ले लिया कि 1 फेज वाला उस मिशन से बने और बाकी 2 फेज के लिए जो पैसा लगे फिलहाल राज्य सरकार खर्च करेगी और सब जगह 3 फेज का बिजली पहुंचाया जाएगा। हम टूटने नहीं देंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे कोई साथी नीचे से बोल दिए बिजली, इसलिए हमने बिजली की बात कर दी, वरना इतना विस्तार से कौन बोलता है, किसको धैर्य है। जो माहौल बना है इस माहौल को बनाए रखो। और एक बात हम बता देते, हमारा काम में विश्वास, 25 महीना से हम काम कर रहे हैं। देखिए 3 साल और हमारे हाथ में है, उसमें से अंतिम 6 महीना तो चुनाव की तैयारी होगी, 2.5 साल हम मानते हैं। तो 2 साल काम किया है, 2.5 साल और आगे काम करें। जनादेश दिया हमको काम करने के लिए, हम काम करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। जैसा हमने कहा, बिहार के बाहर बिहारी अपमानित होते थे, आज इतने दिनों में बिहार के लोगों की इज्जत बढ़ी। के लिए काम करना है और ऐसा बिहार बनाना है सबको मिलकर। बहुत लोग लड़ाए जात धर्म मजहब के लिए, उसको भूलिए और एक साथ होकर चलिए, ताकि खुशहाल बिहार का निर्माण हो सके और ऐसा बिहार बने कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय हो। उस बिहार के निर्माण के लिए आप सबका आह्वान करते हुए, और नया साल आने वाला है, 2007 का साल बहुत मुसीबतों से घिरा हुआ था, हम लोगों ने मिलकर उसका मुकाबला किया। हमारी मंगल कामना है कि 2008 का साल आप सबके लिए मंगल का साल साबित हो, पूरे बिहार के लिए विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला साल साबित हो और अमन और चैन के राह को और पुख्ता करने वाला साल साबित हो। इन्हीं शब्दों के साथ इस अवसर पर अपनी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत